नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया को समझेंगे। देखिए, आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो, चाहे एसएससी का एग्जाम देना हो, रेलवे का एग्जाम देना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देना हो, यहाँ तक कि आपको टीचर का एग्जाम देना हो, है ना, हर जगह यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको अगर साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, फिर भी इस प्रकार की क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे नहीं छूटेगी, इस बात की पूर्ण गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना देरी किए हुए। ठीक है भैया, जिनको CBT 2 देना है, ग्रुप डी देना है, सभी के लिए है। ठीक है, आइए समझते हैं। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या PDF, चाहे आपको रेलवे का एग्जाम देना हो, SSC का एग्जाम देना हो, एकमात्र ठिकाना है वर्तमान समय तक ये मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और कंटेंट को एक छोटी सी फी अदा करके बाय करते हैं, या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे जाके बात करके कंटेंट ले सकते हैं। ये दोनों लोगो देख रहे हैं, ये रेलवे के 2 सीरीज है, जिनको NTPC का मेंस देना है, ग्रुप डी देना है, दोनों को अच्छे से अध्ययन किए, चाहे तो आप कंटेंट भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होती हमारी कंटेंट, या फिर आप वीडियो सीरीज से भी कर सकते हैं, जैसा आपको पर करे करके आप एग्जाम दीजिए मॉक टेस्ट लगाते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये अभी लेटेस्ट SSC वाली सीरीज चल रही है, जिनको CGL या फिर MTS या फिर 2025 में SSC के कोई भी एग्जाम देना हो, ये 35 सीरीज पकड़ लेना, आप मेरिट में आओगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ, पहला पॉइंट के साथ। एक्चुअली चूंकि आज मैं टॉपिक वाइज जैसे पढ़ाने आया हूं, तो यहाँ पे प्रश्न नहीं है, पहला पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, नए उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 चीज मिल करके एक एकल उत्पाद बना लिया, सिंगल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 चीज मिल करके एक ही उत्पाद बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2 अभिक्रिया करके मतलब 2 चीज इधर भाग लेंगे तो 2 उत्पाद भी बन सकते हैं, या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। सीधी सीधी बात है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करके नए प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिक्रिया को लेकर के, तो आपको इतनी चीज मालूम होनी चाहिए कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से गुजरता है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ता है, तो निम्नलिखित परिवर्तन आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई हो। अवस्था मतलब स्टेट होता है, जैसे सॉलिड से हो सकता है कि गैस हो गए हो, या गैस से हो सकता है कि लिक्विड हो गया हो, मतलब अवस्था में परिवर्तन आ जाती है अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो। गैस का उत्सर्जन हो सकता है उस प्रोसेस में, स्मेल में परिवर्तन हो सकता है, गंध में, रंग में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में जो है परिवर्तन हो सकता है, या तो टेम्परेचर लेता होगा या फिर मुक्त करता होगा, या फिर ध्वनि का उत्पन्न भी हो सकती है। तो इतनी सारी चीज आपको एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो आपको देखने को मिल सकता है। कंपलसरी नहीं है कि एक ही अभिक्रिया में ये सभी चीज आपको देखने को मिले, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये सब हो सकता है अगर कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को जो है फॉलो करता है, या उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके लिए सबसे सादा जो है आपको याद करने की तरीके हैं, एक ऐसी परिवर्तन जो पुनः अपने प्रारंभिक मोड में आ सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे अगर आप जल को बर्फ बना दो, है ना, तो बर्फ पिघल के फिर बर्फ जल बन सकता है, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन एक ऐसा परिवर्तन जो एक स्टेप आगे बढ़ जाने से पुनः प्रारंभिक स्थिति में लौट नहीं सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे पेट्रोल का जलना, पेट्रोल के जलने से गैस उत्पन्न होती है, उससे पुनः पेट्रोल नहीं बन रहा है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इतनी सी बात, ये 2 पॉइंट से आपको याद रखना है, ये भी काम आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, बर्जीलियस महोदय ने उत्प्रेरक, जिसे अपन अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहते हैं, इसका इजाद किया था, खोज किया था।
अब ये उत्प्रेरक क्या होता है ना। उत्प्रेरक के बारे में मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, जिसे अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहते हैं। यह क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, बिना स्वयं को बदले अभिक्रिया को प्रभावित करता है, जनरली गति को फास्ट करता है। जो रिएक्शन का दर होता है, रेट होता है, उसे ये प्रभावित करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। क्या भैया, है ना, आपका कैटालिस्ट। और इसके खोजकर्ता कौन थे? बर्जीलियस महोदय। बर्जीलियस आदमी का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है मेरे भाई। तो उत्प्रेरक की परिभाषा यहां से ध्यान रखेंगे। उत्प्रेरक पे बेस्ड मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रखा है। मैंने पहले ही कहा है कि सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के होंगे, जो हूबहू आपके एग्जाम में छपते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिएक्शन की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आता है, ना उठापटक कुछ भी नहीं रहता उसमें। ठीक है, तो अगर आपने एक बार समझ लिया तो हूबहू भी आपको जो है समीकरण एग्जाम में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है, जिसमें, है ना, एक नाइट्रोजन 3 भाग हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है NH3 अमोनिया जो बन रहा है। तो ये जो अमोनिया बनाने की समीकरण है, ये हाइबर प्रोसेस की समीकरण है। आपसे पूछा जाता है कि हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? Fe का, Cu का, जिंक का, या फिर और सोना का, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 4 गो। ठीक है, तो आप कहते हो कि जब हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन होता है मेरे दोस्त, तो उस समय जो है आपके लोहा का चूर्ण यानी Fe का इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये सब जानकारी जरूरी है, तभी आपको अभिक्रिया समझ में आएगा। पहले ही छोड़ के मत भाग जाना। और जिनको जाना है जा सकते हो यार, मैं कब तक बांधूंगा? अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहो तो मैं कुछ भी अच्छा पढ़ा लूँ, तुमको क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आते हैं पहले अभिक्रिया का जो फॉर्म है हमारा, वियोजन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो एक ही चीज का हिंदी में आप वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, अंग्रेजी में डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, और इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसी का ये जस्ट उल्टा है। अब संयोजन शब्द का हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो अच्छे से मीनिंग अपने को आता ही है। संयोजन मतलब संयोजित होना, मतलब एक होना, एकल होना। कोई दो अलग अलग चीज जो है मिलके एक हो जाते हैं। जैसे अगर आपका किसी के साथ शादी होता है तो आप दोनों मिलके एक हो जाते हो, वैसे ही यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है वियोजन अभिक्रिया, है ना। ये तलाक के जैसा है। ठीक है भाई, एक चीज जो है बिछड़ के एक से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, जिन बच्चे को अंग्रेजी में समझ में आता है, ये रिएक्शन इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिमिलर कंपाउंड इज नॉन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक जो है प्रोडक्ट बना लेगा, एक प्रोडक्ट टूटकर, तो उसे हम वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, मैंने इसी चीज को हिंदी में लिखा है जो मैंने अभी कहा है ना। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते, इनके 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम इसे उष्मीय वियोजन एक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। उष्मीय वियोजन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें उष्मीय शब्द आया मतलब इसका जो है रिलेशन हीट से होगा, यानी ये जो वियोजन की अभिक्रिया होगा ये हीट के उपस्थिति में, हीट के प्रेजेंस में होगा, उष्मा की उपस्थिति में होगा, इसीलिए हम इसको उष्मा यानी थर्मल डिकम्पोजिशन नाम दे दिए। दूसरा है भैया प्रकाश अपघटन। प्रकाश मतलब फोटोलाइसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है, ये फोटो शब्द प्रकाश के लिए आया है ना। तो ये प्रकाश के उपस्थिति में जो है संपन्न होगा, लाइट के उपस्थिति में संपन्न होगा। ठीक है मेरे भाई। तीसरा है विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन, है ना, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है ना। और ये जो है आपके विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में संपन्न होगा। यहाँ तीनों पॉइंट को पढ़ने के बाद मुझे एक बात तो पता चलती है कि वियोजन अभिक्रिया जो है
हमेशा जो है एनर्जी के उपस्थिति यानी ऊर्जा के उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ये ऊर्जा हीट के रूप में हो सकता है, प्रकाश के रूप में हो सकता है, या फिर विद्युत के रूप में हो सकता है। अब इन तीनों प्रकार को मैं अलग अलग से बताऊंगा और इनके तीन तीन एग्जाम्पल को समझाऊंगा। इतना ही कर लिए तो आपके एग्जाम में यही हूबहू छप के आता है, क्योंकि ये इनसे एनसीईआरटी का जो है जो है मटेरियल है। अब देखिए इसकी फॉर्म कैसा होता है, रूप कैसा होता है ना। अभिक्रिया का फॉर्म होता है कि कोई एकल प्रोडक्ट, कोई एक यौगिक, कोई एक कंपाउंड यहाँ पे आता है, कोई एक प्रकार का एनर्जी उठाता है या अपनी उपस्थिति रखता है एनर्जी का, चाहे वो फोटो वाला हो सकता है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर हीट हो सकता है, और फिर जो है अलग अलग प्रोडक्ट में बंट जाते हैं। ये है आपके वियोजन अभिक्रिया का फॉर्म। यहाँ पे मैंने इमेज से भी आपको समझाने की कोशिश करा है कि यहाँ पे देखो NaCl है। NaCl को अपन क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब इसके साथ वियोजन अभिक्रिया का प्रोसेस करा गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लोरीन अलग हो गया है और सोडियम अलग हो गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका LHS में जो है एकल प्रोडक्ट है, RHS में आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, और इस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल समझते हैं वियोजन अभिक्रिया का। ये तो मैंने आपको फॉर्म दिखाया है। अब जो मैंने आपको तीन प्रकार की अभिक्रिया बताया वियोजन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और आपका जो है थर्मल वाला, इन तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है ए वाले कैडर का है। ए वाले कैडर में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था आपका उष्मीय वियोजन। ए में है उष्मीय वियोजन, बी में है प्रकाश अपघटन और सी में है विद्युत अपघटन। तो ए से जो एग्जाम्पल रहेगा वो उष्मीय वियोजन का रहेगा। यहाँ पे जो उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिसे अपन संगमरमर भी कह सकते हैं ना। संगमरमर का जो है संगमरमर है ना, संगमरमर इसे लिखा जाएगा भाई, संगमरमर है ये। इसको जब आप जो है इस प्रोसेस से गुजारते हो, ये जब रिएक्ट होता है तो ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप कली चूना भी कहते हैं या जीवित चूना भी कहते हैं ना, कली चूना या जीवित चूना, या अंग्रेजी में इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, यही CaO को अगर इसका रासायनिक नाम कहेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना। यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होता है, तो इस उपयुक्त अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा की उपस्थिति में, ये है ना, ये थर्मल वाला वियोजन का उदाहरण है ना, तो वह कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि क्या होता है जब संगमरमर को उष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होगा, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और मुख्य प्रोडक्ट के रूप में, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड या जीवित चूना का निर्माण भी होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 2FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जब इसके साथ उष्मा आता है यानी उष्मा की उपस्थिति में जब ये रिएक्ट होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe2O3 और SO2 और SO3 का निर्माण होता है, और जितने अंश इसके साथ जल आया था उतने ही अंश जो है लास्ट में यानी प्रोडक्ट के रूप में जो है जल बाहर निकल जाता है। यह भी आपका जो है ना, जो वियोजन अभिक्रिया है थर्मल टाइप का, उसी का उदाहरण है। जब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपके एसिड रेन कराने के लिए जिम्मेवार गैस होते हैं, जो आपके अम्लीय वर्षा होते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब वर्षा के जल में 5.4 pH मान से कम pH मान रह जाती है या हो जाती है तो ऐसे वर्षा को हम एसिड रेन कहते हैं, जो जिसका प्रभाव क्या होता है, बिल्डिंग की चमक घट जाती है ना। ये जब बिल्डिंग वगैरह पे गिरती है तो बिल्डिंग को संक्षारित कर देता है, जैसे ताजमहल की चमक एसिड रेन से घट रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल A.2 है ना, मतलब ये जो है उष्मीय वाला ही रहेगा, यानी A से जितने भी एग्जाम्पल रहेगा उष्मा वाला वियोजन का, B से रहेगा आपका प्रकाश वाला और C से रहेगा इलेक्ट्रिक वाला वियोजन का। यहाँ पे NaHCO3 देख रहे हैं जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। 1000 बार आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का
जो है आपका रासायनिक नाम बताना है। तो आप क्या कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो नाम है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। इसे अपन और क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, है ना, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो एक ही चीज का कई सारे नाम है। रासायनिक नाम कहेगा तो दो नाम आपको बता सकना है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हाईली टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं Na2CO3 H2O और CO2 का जो है उत्पादन होता है। अब जो ये आप देख रहे हैं Na2CO3, है ना, ये जो है आपका धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका अपन रासायनिक नाम कहेंगे तो सीधे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, है ना, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसके साथ 10H2 आ जाएगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा ओरिजिनल सूत्र। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे Na2CO3 का निर्माण होता है, जल का भी निर्माण होता है, और इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका रिलीज होता है। तो यहां से जो बनने वाली क्वेश्चन है लैंग्वेज के फॉर्मेट में, ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब खाने वाले सोडा को गर्म किया जाता है। तो आपके कथन के रूप में अगर पूछे तो पूछेगा यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इतनी चीज की अगर आपको जानकारी है, किसी भी एंगल से पूछे तो आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल है, अब बी वाले देखेंगे। बी वाले मतलब प्रकाश वाला एग्जाम्पल, जो प्रकाश के उपस्थिति में फोटोलाइसिस होगा यानी प्रकाश वियोजन होगा, उसको देखेंगे। यहाँ पे 2AgCl है, अर्जेंटम क्लोराइड बोलते हैं इसे। Ag को अपन अर्जेंटम बोलते हैं, जिसको अपन आम भाषा में चांदी कहते हैं, और ये क्लोरीन को आप सभी समझते हैं। इनको जब प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्ट होता है तो आप यहाँ पे 2Ag और Cl2 गैस यहाँ पे अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत फोटोलाइसिस में रखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के उपस्थिति के अनुसार जो है बदल रहा है या रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन ये किस प्रकार का, ये है फोटोलाइसिस। ठीक है भाई, इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है AgBr। AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड, है ना, सेम जैसे आपने ऊपर में देखा, जब अर्जेंटम ब्रोमाइड भी प्रकाश के साथ रिएक्ट होता है उपस्थिति में, माफ कीजिए, तो ये भी चांदी को अलग और ब्रोमीन को अलग कर देता है। आप लोग मुझे बताइएगा इस अर्जेंटम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा उपयोग बता दो, ऐसा उपयोग बताना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताना चाहता, जस्ट टेस्ट करना चाहता हूं कि आपको इतनी भी जानकारी है कि नहीं। चलिए अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं, B3 है, मतलब ये भी प्रकाश वाला ही रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट रे के संपर्क में आता है, इसे भी अपन यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्रकाश ही समझेंगे, क्योंकि ये भी लाइट ही है, परावैंगनी किरण है ना, ये भी लाइट ही है। और परावैंगनी किरण का खोज किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो जोहान्स रिटर के द्वारा खोजा गया था, और ये परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा कौन करते हैं, O3 अर्थात ओजोन करते हैं। ठीक है भाई, ये तो एडिशनल जानकारी हो गया। इस समीकरण पे आते हैं। देखिए ये समीकरण में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फोटोलाइसिस, जो प्रकाश के उपस्थिति में कोई एक प्रोडक्ट, है ना, अभिक्रिया करके दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एकल प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक एकल प्रोडक्ट है। ठीक है मेरे भाई, एकल प्रोडक्ट है। इसके जैसे ही ये ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले आपके मन में ये आता होगा सर ऑक्सीजन का सूत्र O है, तो आप यहाँ पर O2 क्यों लिखे हैं। ये लाजमी है आपके मन में आना, अगर आपको जानकारी कम है तो। आप सभी जानते हैं जो ऑक्सीजन है
इनका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2, पहले कक्षा फिल होगा पूरा तो 2 आ जाएगा और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप सभी समझते हैं कि जो बाहरी कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसको हमने फिल किया तो इस ऑक्सीजन को हम कुछ इस प्रकार से फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो है 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल जो है स्टडी नहीं होने वाला क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने एक और ऑक्सीजन ले लिया तो सेम के जो घटना है इसके साथ भी होगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी में, तो 6 में पहले 4 सिंगल एक एक करके भर देंगे और 2 के साथ पेयर यानी ये जोड़ी में रहेगा और ये 2 फ्री है तो ये फ्री वाले साथ जो है बॉन्ड बनाता है। अब देखिए आप जो है इनका भी अष्टक पूरा है, ये भी पकड़ना है, थोड़ा सा यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, है ना, यहाँ से जो है आपको पकड़ना होगा, इसीलिए जो है ये स्टेट जो है O2 लिखा जाता है। यानी इसको लैंग्वेज के टर्म में अगर आपको बोलना हो, है ना, कि भाई ऑक्सीजन की एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलके बने होते हैं। ये कई दफा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलके बने होते हैं, इस प्रकार से आपको जानना है, इसीलिए ये O2 है ना। इसको जो है आप परावैंगनी किरण के संपर्क में लाएंगे तो ये O2 अलग अलग वियोजित हो जाते हैं और सिंगल सिंगल O में बट जाते हैं। ठीक है, जो आपके ओजोन बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया है ना, इसी में ये वाली समीकरण यूज होता है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा ओजोन का जो सूत्र होता है मैंने अभी आपको बताया है, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो है स्थित होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और हाल फिलहाल पूछे भी गए, है ना, कि ऑक्सीजन के जो है अनुभार कितने होते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, चूंकि इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 गुने 3, यहाँ से 48 आंसर करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक बात हो गई। अब आ जाते हैं फिर से अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो ये भी जो है आपका एक प्रकार का फोटोलाइसिस अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे है हमारा अगला एक जो है उदाहरण, ये सी टाइप का है, मतलब ये विद्युत के उपस्थिति में वियोजित होगा। यहाँ पे आपका जल अपघटन का आप 9 क्लास में फिगर भी ड्रॉ करते हो, वही चीज है। 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, विद्युत धारा की उपस्थिति में ये H मतलब हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में यहाँ पे बट रहा है। ठीक है भाई, जो हाइड्रोजन है ये आपके कैथोड पे और जो ऑक्सीजन है ये आपके एनोड पे जमा होती है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया है, कैथोड ऋणायन इलेक्ट्रोड होता है पर हाइड्रोजन गैस, और एनोड जो धनात्मक जो है आपका पोल होता है वहां पे आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसे भी VVI कर लेंगे, इसे हल्का में मत लेना। वैसे पढ़ाई जब तक नौकरी नहीं हो जाती कोई भी चीज को हल्का में मत लेना, क्योंकि एग्जाम की प्रेशर और एग्जाम हॉल की माहौल अलग हो जाती है, तो हल्का चीज भारी हो जाता है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं इसमें तो बहादुर हूँ, क्या पढ़ना है यार, तो ऐसे नहीं सोचना, आपको बहुत पीछे धकेल देगा। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना, कैथोड पे जो है क्या आता है हाइड्रोजन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीजन, जब आपका जल का विद्युत अपघटन होता है ना। अब पढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब 2 आदमी मिलके एक हो जाता है यानी संयोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे यही चीज आपका डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है और यहाँ पे इस अभिक्रिया का कैसा फॉर्मेट होता है ये बताया गया है, जिसमें 2 अलग अलग यौगिक मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसका नीचे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे जलना शब्द जैसे ही मैं यूज किया, ये आपके दहन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो जाएगा। और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं आप जानते भी रहेंगे, 1-2 ऐसा वर्ड डाल देगा कि आप दिशा से भटक जाओगे। ठीक है, इसी चीज को मैं 3-4 चीजों में बोल सकता हूं। जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुआ तो CO2 गैस बना। जब कार्बन जो एक प्रकार की ईंधन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है भाई, तो जब जला वाला शब्द मैं इस्तेमाल किया इसका मतलब ये दहन हो रहा है कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए यह दहन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, और 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, इसीलिए यह
संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, तो आपको दोनों बात ध्यान रख लेना है। ठीक है भाई, अब आते हैं जब कोयला हवा के ऑक्सीजन के साथ जलता है। यहाँ पे मैंने इस कार्बन को कोयला में बदल दिया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो है कोयला में पाए जाते हैं, एक प्रकार का ईंधन है। और कोयला से भी क्वेश्चन आता है भाई, हर जगह तो क्वेश्चन आता ही है यार, तो आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा दिमाग खोल के। देखिए कोयला की भी कई प्रकार होते हैं और उसके टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोयला के टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं। कोयला के होते हैं बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस, बिटुमिनस होता है। एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट भी होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और एक प्रकार का पीट कोयला भी होता है। पीट सबसे घटिया कोयला होता है, यानी इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होंगे। ठीक है भाई, और सबसे हायर कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। तो ये कोयला का प्रकार भी याद रखना, क्योंकि ये जो लिग्नाइट वगैरह है ना, ऐसे सुनने में लग रहा है कि कोई अलग चीज हो सकता है, नहीं, लेकिन ये कोयला का प्रकार है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्या हुआ, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, मैंने ये बताया कि भाई कार्बन की 4 प्रकार होते हैं और ये कार्बन में कौन अच्छा और सबसे जो है नीचे क्वालिटी की कार्बन कौन सी होती है, ये बताने का यहाँ पे मैंने काम किया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो कार्बन है ना, तो उसमें कार्बन की माफ कीजिए, जो कोयला है सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज किस में हो गया, एंथ्रासाइड में। जो सबसे अच्छा उसमें सबसे ज्यादा कार्बन, सही बात है भाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है 2 mg प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो यहाँ पे 2 MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये सभी के सभी जो तीनों एग्जाम्पल आपने देखा है अभी, ये तीनों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो ऊपर की एग्जाम्पल है इसको लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाते हैं, है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है भाई। एक नेक्स्ट नीचे एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से आप अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, यह भी संयोजन अभिक्रिया में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ भी मैं देख रहा हूं कि दो अलग अलग प्रोडक्ट जो है मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ऊपर के जो 3 आपने संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखा वो दहन अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि हर अभिक्रिया में जो है कोई ना कोई ईंधन के तौर पे आके ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने का काम किया है। सी भी किया है, Mg भी किया है और एक और था, है ना। अब यहाँ पे भी ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे जब जिंदा चूना को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज है। कली चूना और जल की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कली चूना कहते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप देखेंगे अवसाद के रूप में नीचे बैठा रहता है जब आप जिंदा चूना को पानी के में घोलते हो तो। ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है H2+O2। अब यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति में है, तो इसे भी आप दहन अभिक्रिया के तो जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और चूंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो जल का निर्माण होता है। अब जब कोई बच्चा पहले बार सुनेगा कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलता है, स्किप करके सीधे आगे भाग जाएगा क्योंकि कभी सुना नहीं होगा। अरे भाई वही चीज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से जल का निर्माण। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी चीज जलना नहीं स्टार्ट रख पाएगा। जैसे अगर जो है आप लालटेन जलाते हो, उसके ऊपर का मुंह को किसी ऑब्जेक्ट से बंद कर दो, लालटेन अपने आप बंद हो जाएगा। या मोमबत्ती जल रही है, गिलास से ढक दो, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है घट गया है। इसी प्रकार से किसी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है आग को बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड जलने को रोकता है, ऑक्सीजन जलने को भड़काता है, जलाने में मदद करता है। यहाँ पे दहन अभिक्रिया समझा दूं क्योंकि इसका मैंने 2-4 बार यूज कर लिया है। मतलब दहन अभिक्रिया, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जिसे ईंधन कहते हैं, ये ईंधन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, कार्बन,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पादित करते हैं, उसे हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल रखा है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपने संयोजन अभिक्रिया में ही इसको देख लिया था, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने दहन वाले में रखा है। H2S प्लस O2, H2S प्लस O2, तो यहाँ Mg कहाँ से हो गया, गलत लिखा है ये वाला, है ना। H2S प्लस आपका जो है O2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है इसका प्रोडक्ट आप इस साइड लिख लेंगे। MgO वाला ऊपर से कॉपी पेस्ट, मतलब ये जो अरेंज करने में इधर आके कट के आ गया है थोड़ा सा, तो इसको जो है ये करेंगे। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें हमेशा जो है ऊष्मा की प्राप्ति होती है किसी न किसी रूप में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, इसमें भी मेनी टाइम आपके ऊष्मा की जो है प्राप्ति ही होता है। श्वसन, श्वसन जो हमारा का मतलब जो एक प्रकार का कार्य है, घटना है, इसमें भी आपको जो है क्या होगा, ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा और श्वसन, ये सब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उसमें ऊर्जा जो है प्राप्त होता है, और जिसमें ऊर्जा लगता है अभिक्रिया को होने के लिए, इसे इंडोथर्मिक कहते हैं, है ना। जैसे आपका अवशोषण होता है उसमें, उस प्रकार के अभिक्रिया में, जैसे आपका वियोजन अभिक्रिया, अभी आपने देखा था कि इसमें जो है कई प्रकार के हीट का इस्तेमाल हो रहा था, उपस्थिति चाहिए था, या फिर लाइट का उपस्थिति चाहिए था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति चाहिए था, मतलब किसी न किसी रूप में जो है ऊर्जा लेकर के अभिक्रिया संपन्न हो रहा था, तो उसे ऊष्माशोखी कहेंगे, जिसमें ऊर्जा देना पड़ता है, और जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है, इसके नेक्स्ट पार्ट आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूंगा, टाइम रहेगा तो। कल जो है क्लास नंबर 18 आएगा, एसएससी न्यू सीरीज वाला, ठीक है। तो जिन बच्चों को एसएससी का एग्जाम देना हो, आई होप आपने इससे पहले का भी पूरा क्लास देखा ही होगा। आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी न्यू सीरीज का लिंक भी डाल दूंगा, वैसे रेलवे वाली लिंक तो डाला ही गया है, तो आप लोग जो है देखिए, पढ़िए और अच्छा कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।